में जो कुछ भी दिखाया गया वो बिल्कुल सच है। हाईजैकर्स ने खुद कहा था कि आप हमारा सिर्फ एक आतंकी साथी दे दीजिए, पर फिर भी उस टाइम की बीजेपी सरकार ने 3 आतंकी वापस कर दिए थे। बीजेपी सरकार के उस टाइम के विदेश मंत्री ने खुद कहा था कि ये जितने भी हाईजैकर्स थे अपने आप को भोला और शंकर करके बुलाया करते थे। हाईजैकर्स ने $400 मिलियन मांगे तो थे, पर बाद में उसको लेने से भी मना कर दिया था। ये हाल ही में IC-814 करके नेटफ्लिक्स पे एक नई मूवी आ रही है जो कि 1999 में हुए कांधार हाईजैक के ऊपर बेस्ड है, जिसमें दिखाया जाएगा उस टाइम की रियलिटी क्या थी, आखिर उस टाइम हमारे देश ने उन हाईजैकर के साथ कैसी डील की थी और उस टाइम में प्लेन में क्या हालात थे, उन पैसेंजर्स के ऊपर क्या बीत रही थी। और इतना ही नहीं, उस टाइम पे ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या था, ये सब इस मूवी में दिखाया गया है। हिसाब से इसके प्रमोशन हो रहे हैं उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है। पर इसका अनाउंसमेंट हुआ उसी टाइम से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद बनने लगा। सबसे पहला विवाद तो ये फैल रहा है कि इसके जितने भी क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ये सब हिंदू फोबिक हैं, क्योंकि इन सब में जो आतंकवादी हैं उनका नाम हिंदू मान्यता के ऊपर रखा गया है, जैसे भोला और शंकर। नहीं, इनके ऊपर इल्जाम ये भी लग रहा है कि ये सब टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स को नहीं, इनके एक्टर्स को भी भर भर के गालियां पड़ रही हैं। अगर मैं ये कह दूं कि जो इसमें क्लेम किया गया है भोला और शंकर का, ये क्लेम बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये लोग भोला और शंकर करके ही एक दूसरे से बात किया करते थे। ये कैसे है, क्या है, ये सब एंड में बताऊंगा। और इतना नहीं, सिर्फ मूवी की बात नहीं, बात करेंगे आखिर उस टाइम पे IC-814 में आखिर हुआ क्या था, कांधार हाईजैक में क्या हुआ था, इन सब की रियलिटी क्या थी और आखिर ये सब हुआ क्यों था, उस टाइम पे हमारे देश ने इन सब हाईजैकर्स के साथ डील कैसे की थी। ये सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो और कमेंट करके बता देना कैसे लगे। हाईजैक हो चुका है। बात से बात करें तो IC-814 एक एयरवेज 300 एरोप्लेन जो कि इंडियन एयरलाइंस का था, वो 24 दिसंबर 1999 शाम के 4 बजे करीब काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये रवाना हो जाता है। शाम के करीब 4 बजे सारे पैसेंजर इसमें बैठ चुके थे और 4:39 पे ये इंडियन एयरफेस में एंटर हो जाता है और 4:53 पे हमारे देश को पता चलता है कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। ये प्लेन काठमांडू छोड़ के दिल्ली जाने वाला था और 4:56 पे शाम के ATC को पता चलता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। हर किसी को ये तो पता है कि ये प्लेन हाईजैक हुआ था, पर इसको हाईजैक किसने किया था? तो देखिए, एक पाकिस्तानी संगठन था जिसका नाम था हरकत उल मुजाहिदीन, जो कि एक स्प्लिटिंग फाउंडेशन थी हरकत उल जिहाद उल इस्लाम की, जिसके हेड थे सज्जाद अफगानी। अब देखिए, इस नाम को जरूर याद रखना क्योंकि इनका भी कुछ ना कुछ रोल जरूर है इस स्टोरी में। देखिए, सज्जाद अफगानी इसके हेड थे और एक बार इन्हें BSF ने हमारे देश में पकड़ लिया था, जिसके बाद इनको जम्मू जेल में रखा गया था और हाई टाइट सिक्योरिटी होने के बाद भी ये उस जेल को तोड़ के भागते और एनकाउंटर जब होता है तो उसमें ये मारे जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाश जम्मू में कहीं ग्रेवयार्ड में दफना दी जाती है। ये सूचना मिलती है कि ये लोग इस प्लेन को उड़ा के लाहौर ले जाने वाले हैं और जैसे ही इन लोगों के एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर से बात होती है तो वो लोग इसको लैंडिंग करने के लिए परमिशन नहीं देते हैं और मना कर देते हैं। इसी की वजह से इस प्लेन को कुछ समय के लिए अमृतसर में उड़ाया जाता है और अमृतसर में इसको लैंडिंग मिल जाती है क्योंकि इसमें फ्यूल नहीं था। फ्यूल भरवाने के लिए अमृतसर में रुकता है और जब के पायलट जब हाईजैकर से कहते हैं कि इसका इंजन ऑफ करना पड़ेगा अगर हमें फ्यूल भरना है, पर ऐसा बिल्कुल भी हाईजैकर करने की परमिशन नहीं देते हैं। वो लोग मना साफ साफ कह देते हैं अगर तुम्हें कुछ भी करना है तो इंजन चालू करके ही करो, इंजन बंद नहीं होगा। इसी वजह से अमृतसर में फ्यूल नहीं भर पाता है। 8:50 पे इसको टेक ऑफ कर दिया जाता है अमृतसर से और इसको लाहौर ले जाने की बात फिर से होने लगती है और इस टाइम पे लाहौर ATC मान जाती है क्योंकि फ्यूल ना होने की वजह से इसके पायलट ये कहते हैं कि अगर आपने हमें लैंडिंग करने की परमिशन नहीं दी तो हमें लैंड क्रैश करना पड़ेगा लाहौर के अंदर। इसी की डर की वजह से लाहौर इनको परमिशन दे देता है लैंड करने के लिए। लाहौर में इसमें फ्यूल भरा जाता है और रात के करीब 10:32 पे ये काबुल के लिए टेक ऑफ कर जाता है। जब ये काबुल जा रहा था वहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ये कह दिया था कि रात में हमारे यहाँ पे प्लेन को खड़ा करने की या फिर लैंड करने की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। इसी की वजह से ये प्लेन दुबई के लिए टेक ऑफ फिर से कर जाता है और इसको अब दुबई में उतार दिया गया था रात के 1:32 के करीब। अब 25 दिसंबर लग चुका था। वैसे तो पूरी दुनिया इस टाइम पे खुश थी, 25 दिसंबर का इंतजार कर रही थी, 24 दिसंबर से ही कर रही थी, पर जब ये सूचना सुनी तो हर कोई परेशान हो गया, काफ़ी सारे देश परेशान हो गए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नहीं काफ़ी अलग देश के भी लोग इसमें ट्रैवल कर रहे थे उस टाइम पे। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कई कंट्रीज़ के ऊपर था और ख़ास करके इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इस टाइम में प्रेशर था क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अपने पैसेंजर को सेफली घर वापस लेके आना था। देखिए, उस टाइम पे भारत के जितने भी लोग थे, जितने भी ऑफिशियल थे, उनकी बातचीत उस टाइम पे UAE से हो रही थी क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये प्लेन दुबई जा रहा है
और इसी की वजह से उनकी लगातार बातचीत चलती जा रही थी। यही बातचीत का नतीजा था कि दुबई में जाकर 27 पैसेंजर्स को वहाँ पे छोड़ दिया गया, जो कि महिलाएं और बच्चे थे। इतना ही नहीं, इसमें एक ख़राब ये चीज़ हुई कि वहाँ पे एक लेडीज़ को मार भी दिया गया, चाकू मार के, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई ऑन द स्पॉट, और उनके सबको भी दुबई में ही उतार दिया गया। इसके बाद ये प्लेन उड़ के कांधार पहुंच जाता है और वहाँ पे ये खड़ा हो जाता है काफ़ी समय के लिए। और इसके बाद अब जैसे ही कांधार पहुंचता है तो वहाँ से बातचीत होना शुरू हो जाती है, यानी कि हमारे देश के विदेश मंत्री और अजीत डोभाल जैसे लोग ये सब डील करना शुरू कर देते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी मांगे क्या हैं, आखिर तुमने इसको हाईजैक क्यों किया है प्लेन को, और हमें हमारे जितने भी पैसेंजर्स हैं वो सब सेफली वापस चाहिए। इसी के ऊपर वो सारे हाईजैकर्स कहते हैं कि संगठन के लेट हेड सज्जाद अफगान की डेड बॉडी है उसको हमें वापस कर दो, $400 मिलियन हमें दे दो, और इतना ही नहीं, 37 आतंकी जो तुम्हारी जेलों में बंद है उसको भी छोड़ दो। जिसको सुन के सीधी सबसे पहले तो तालिबान ही इससे पीछे हट जाता है, क्योंकि तालिबान इनके ऊपर फोर्स लगाता है कि पैसे मांगना और लाश को वापस लेना ये सब गैर इस्लामिक है। इसी के ऊपर हमारे देश के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि आतंकवादियों को छुड़वाना भी तो तुम्हारे लिए गैर इस्लामिक हुआ, पर इसके ऊपर तालिबान उन हाईजैकर्स के ऊपर बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगाता है और अपनी डील करने के लिए उन्हें पूरी छूट दे देता है। इसी के बाद हाईजैकर्स ये कहते हैं कि ऐसा करो, तुम हमारे एक ही आतंकवादी को छोड़ दो, जिसके बदले में हम तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा 15 साथियों को या फिर कहीं पैसेंजर्स को छोड़ देंगे, जो भी हमारी मर्जी होगी, अपने हिसाब से जो हम चाहेंगे वो 15 पैसेंजर्स को छोड़ देंगे। पर ये हमारे देश के विदेश मंत्री और अजीत डोभाल जैसे लोग बिल्कुल भी नहीं मानते और तब गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी मजबूरी ये थी कि उन्हें कैसे भी करके सारे पैसेंजर सेफली वापस चाहिए थे। इसी के ऊपर नेगोशिएशन होती रहती है, बातें चलती रहती हैं, और इसी में आगे बढ़ते बढ़ते ये बात 3 आतंकवादियों पे आगे खड़ी हो जाती है। सबसे पहले आतंकी छुड़वाने की इन लोगों ने मांग की थी, उसका नाम अजहर था, जो कि 1994 में भारतीय खुफिया एजेंसी द्वारा पकड़ा गया था, जो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का एक कर्मी था और एक आतंकवादी था। ये कोई पहला ट्राई नहीं था इसको छुड़ाने का। 1995 में भी इसको छुड़ाने की कई बार कोशिश की गई थी, जहाँ पे पहलगाम में कुछ 5 विदेशियों को इन लोगों ने अपहरण कर लिया था और उस टाइम पे मांग रखी गई थी कि अजहर को छोड़ दो, पर उस टाइम पे हमारे देश के मंत्रियों ने और उस टाइम के दलों ने इससे निपट लिया था और अजहर को नहीं छोड़ा था। जितनी भी मांगे रख रहे थे वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होती जा रही थी, क्योंकि नॉनसेंस टाइप की इनकी मांगे लग रही थी, और इसी की वजह से तालिबान पे भी और इनके ऊपर भी फोर्स लगाया गया कि जो कुछ भी तुम्हारी मांगे वो क्लियर शब्दों में साफ साफ बताओ, वरना तुम्हारी एक भी मांग पूरी नहीं की जाएगी। जब नेगोशिएशन होते होते जब उन्होंने अपनी आखिरी बात पे पहुंचे कि उन्हें मसूद अजहर, मुश्ताक जर्जर और उमर शेख की रिहाई चाहिए, ये 3 आतंकी जो कि हमारे देश की सेनाओं ने पकड़े थे, उनकी रिहाई इन्हें चाहिए। इसके ऊपर हमारे देश के विदेश मंत्री और जितने भी नेगोशिएशन करने वाले अजीत डोभाल जैसे लोग थे वो मान गए, क्योंकि इसके बदले में वो सारी गारंटी ले रहे थे कि इनकी जितनी पैसेंजर्स हैं उन्हें सेफली छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद खुद विदेश मंत्री जसवंत सिंह कांधार गए और वहाँ पे अपने खुद विशेष प्लेन लेके गए, जिसके बाद उन आतंकियों को हाईजैकर्स के हवाले कर दिया गया और वहाँ से जितने भी पैसेंजर थे इंडिया के उन सबको उस विमान में बिठा के वापस देश लाया गया। और इतना सब होने के बाद 1 जनवरी 2000 को पहली डेट को ये लोग घर वापस आ चुके थे। और देखिए सिर्फ कहानी इतनी ही नहीं है, ये जितने भी आतंकवादी छोड़े गए थे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमारे देश की इस यानी बीजेपी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुए थे, क्योंकि ये सारे आतंकवादी एक टाइम पे जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी तब पकड़े गए थे और इन लोगों ने इनको छोड़ दिया। हालांकि मजबूरी में छोड़ा, अपने मन से तो खैर नहीं छोड़ा, पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। और सिर्फ क्रिटिसिज्म से कुछ मतलब नहीं है, इसके बाद इनको जख्म भी बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि इसके बाद 2008 पठानकोट, पुलवामा और ऐसे जितने भी अटैक हुए उन सब में इन्हीं आतंकवादियों का हाथ रहा था। उन 100 या फिर कुछ बढ़ाने के बदले में अभी तक उन आतंकवादियों की वजह से उसके 3 गुना 4 गुना तक लोगों की जान हमारे देश में ऑलरेडी जा चुकी है, जिसकी वजह से इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा नाम खराब हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इनको सुनना भी पड़ा था। इसी के ऊपर अब ये मूवी आ रही है। अब देखिए जो कॉन्स्पिरेसी बनी हुई है और ये बातें बताई गई हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है, तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि जसवंत सिंह ने खुद उस टाइम पे यानी 2000 के टाइम पे संसद में खड़े होकर ये बताया था कि ये लोग अपने आप को कोड वर्ड में बुलाया करते थे, यानी जो कि नाम कुछ असली में जो उनके नाम थे उस टाइप से नहीं बुलाया करते थे। इनके नाम 5 हाईजैकर्स थे, वो एक दूसरे को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर करके एक दूसरे को बुला रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि इनका असली नाम सबके सामने आ जाए, पर असल में जो इनका असली नाम था वो था इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर साइद, सनी अहमद काजी, मिस्त्री जऊर इब्राहिम और शाकिर। ये सारे इनके असली नाम थे और ये पाकिस्तानी मिलिटेंट थे, यानी वहीं के आतंकवादी थे और उन्हीं के आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए इन लोगों ने हमारे प्लेन को यानी एयरबस
300 IC-814 को हाईजैक किया था काठमांडू से, जो कि दिल्ली आने वाला था। और इतना सब होने के बाद फाइनली हमारे देश के साले और जितने भी दिमाग वाले लोग थे, उनकी वजह से जितने भी पैसेंजर थे वो सारे सकुशल घर वापस आ गए। हालांकि एक का मर्डर हो गया। अब ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।